हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारत के भूगोल का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे बिहार एसआई, बीपीएससी, ट्री, बीएसएससी, बीएसओ या फिर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो रैपिड फायर रिवीजन होगा। आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इतिहास कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर रैपिड फायर नाम से बना हुआ है, उसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा जो है शीत ऋतु में क्यों होता है, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला है, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है C2 प्रकार की। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है, तो शीतकाल में सर्वाधिक ये आपको कोरोमंडल तट पे प्राप्त होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शीत ऋतु का पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु के समय में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। ध्यान रखना आपको, दंडकारण्य क्षेत्र जो है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। नेक्स्ट है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जाती है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG, तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार का जो है CWG है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पे है, फिर भी उनके जलवायु में भिन्नता है। इसका कारण है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अगला है, जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो ये तमिलनाडु में मिलती है जाड़े के मौसम में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदित तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदित तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। एल नीनो किसका कारण है? सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से लगभग कब? तो भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है 5 जून से। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है प्रतिशत में मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन है? ये मध्य प्रदेश है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, तो साल के नीलगिरी पहाड़ियों में। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रों में वन के अंतर्गत आता है, तो वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो वन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, केवल वनों के अंतर्गत पूछा गया है। यहाँ पे मिलान करने वाला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग पठार सह्याद्री, मानसूनी वन जो है छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में देखने को मिलेगा, कच्छ वन जो है पश्चिम बंगाल तराई में।
अगला है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो वन क्षेत्र का प्रतिशत है 21.7%। ये 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार है। सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव। सुंदरवन क्षेत्र में जो है ये मैंग्रोव देखने को मिलेगा। अगला है वन क्षेत्र को देखेंगे। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदर वन कहते हैं। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है। तो वृहद पैमानों पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं। तो सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। हो सकता है कोई प्रश्न आपको अल्टरनेट लगता होगा, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है या फिर आप उसको नोट करके रख सकते हैं। अगला है घास के मैदान, झाड़ झंझार, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी संबंधित है अवर्गीकृत वन से। घास के मैदान, झाड़ झंझार, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है ये अवर्गीकृत वन से। मैंग्रोव वन विशेषता संबंधित है दलदली क्षेत्र से। कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। पौधों की जड़ पानी के अंदर डूबी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है मैंग्रोव में। अब है प्राकृतिक आपदाएं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो धुआंरे। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है धुआंरे। अंतिम में केवल धुआं देखने को मिलेगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो वन रोपण जो है बाढ़ को रोकने के सबसे उत्तम विधि है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है तो ये बागवानी कहलाती है। बादल फटना किस में देखा जाता है अधिकतर। तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगला है प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। तो बाढ़ यहाँ है तो बाढ़ उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में देखने को मिलता है। भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा जो है मध्यवर्ती मध्य पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में। नेक्स्ट है चट्टान व सेल एवं मृदा। गंगा का मैदान किससे भरा है। तो जलोढ़ मृदा से ये भरा हुआ है। मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है। खरपतवार को बढ़ने से रोकने से। मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से। मृदा की नमी को बनाए रखना इसको कहते हैं पलवार। काली मिट्टी पाई जाती है तो ये कर्नाटक और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र है बारिंद का मैदान कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य है। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये महाराष्ट्र में। वह प्रदेश जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। करेवा मृत्तिका को जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है। ये कश्मीर हिमालय में है करेवा मिट्टी। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है। दुम्मी या लोम मिट्टी में मिट्टी डैश का मिलता है। तो बालू, चिकना और पांसुकन यानी दोमट मिट्टी जो होता है दुम मिट्टी इसी को बोलते हैं। उसमें बालू, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और पांसुकन मिला हुआ रहता है। पौधों का सबसे अधिक पानी मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है सबसे अधिक पानी। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है चिकनी मिट्टी में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है। पुरानी कहलाती है बांगर और नई कहलाती है खादर। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए।
धूसर और भूरी ज़मीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। धूसर और भूरी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। तो पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लाएंगे पार्ट 3। वहाँ में देखेंगे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।